इंतखाबात से ऐन कब्ल सियासी वफादारियों की तब्दीली अब मामूल बन गई है। वफादारियों की तब्दीली और नए सियासी इत्तेहाद बनना मुल्क या किसी रियासत में इंतखाबात का नुक्ता आगाज तस्वुर किए जाते हैं। सियासत में मजहब और जात पात का गलबा तो हो, दल बदल की सियासत को मजीद तकवीयत मिलती है। टिकट कटने, रिश्तेदारों को टिकट न मिलने, आला कमान के जरिए नजरअंदाज किए जाने, गर्ज छोटी बड़ी नाराजगी की बुनियाद पर वफादारी तब्दील की जाती है और जात बरादरी की बिना पर नए इत्तेहाद बनाए जाते हैं। यूपी का सियासी मंजरनामा भी इन दिनों सीमाबी है। पल पल तस्वीर तब्दील हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जतिन प्रसाद, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, ललितेश पति त्रिपाठी, हरिशंकर तिवारी, जय चौबे, इमरान मसूद, कादिर राना, आदित्य सिंह, सलीम शेरवानी, अनु टंडन, चौधरी विजेंद्र सिंह, राकेश राठौर, राकेश पांडे, आर के चौधरी वगैरह ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ या तो दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया या फिर मौके की ताक में हैं। ऐसे में यूपी चुनाव का मंजरनामा क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इन तमाम रद्दोबदल से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि इस मर्तबा यूपी में बदलाव की सियासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी अपना मजहबी कार्ड खेल रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के हर दाव के जवाब में तैयार खड़ी है। कांग्रेस भी अपना दबदबा बनाने में जुटी हुई है और बहुजन समाजवादी पार्टी खामोश इनकलाब की तलाश में है। दूसरी तरफ छोटी छोटी जमातें भी अपना वजूद बड़ी पार्टियों से वाबस्ता कर रही हैं ताकि आने वाले वक्त में अपना असर रुसूख कायम रख सके। देखना यह होगा कि आने वाले यूपी इंतखाबात तक क्या कुछ बदलता है और गेंद किस पाले में गिरता है। इंतखाबात नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में तमाम तर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। हालांकि फिजिकल रैलियों पर पाबंदी है। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी लखनऊ से शुरू हो चुकी है बीजेपी की। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया के जरिए इस बार लोगों तक पहुंचने की भरपूर कोशिश होगी। ये एक बड़ा तरीका, एक बहुत ही बड़ा रास्ता रहेगा तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो लोगों तक जाए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। ऐसे में अब सियासी लीडरान भी अपना दांव खेलने में लगी हुई हैं। सियासी लीडरान भी अब अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामना शुरू हो चुका है। जहां पर फायदा ज्यादा दिखा वहां पर जंप करने की कोशिश भी होगी। ये तमाम तर चीजें इंतखाबात से पहले देखने को मिलती हैं। वहीं यूपी इंतखाबात के हवाले से भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी छोड़ते हुए देखा और उन्होंने ये रीजन दिया, ये बात कही कि यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार ओबीसी के लिए, दलित के लिए, किसानों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड थे, जो छोटे बिजनेस करने वाले थे, उनके लिए सही सरकार नहीं रही। उनके लिए एक जालिम सरकार साबित हुई। इस तरह के अल्फाज उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखे हैं। लेकिन साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के जो अल्फाज है वो कुछ इस तरह भी थे कि अब पता चलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है। मौर्य जहां जाएंगे सरकार वहां बनेगी। ऐसे में जितने भी लीडर अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं उस सब से कहीं ना कहीं फायदा होते हुए यहां पर सपा को दिख रहा है। सपा फायदे में यहां पर दिख रही है, लेकिन उसका फायदा कितना कैश सपा इलेक्शन में कर पाएगी वो आने वाला चुनाव, आने वाले रिजल्ट्स ही बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त एसपी लीडर सुधीर दुबे साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे साहब और पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले आनंद दुबे जी, आपसे ही जानना चाहेंगे
क्या वजह है कि आपके लीडरान आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं? सरकार आपकी है और बीजेपी का दावा है कि बेहतरीन काम करके दिखाया है बीजेपी ने, तो क्या वजह है कि आपके खुद के ही जो बीजेपी के लीडर रहे हैं वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ बल्कि ज्यादतियां हुई हैं? देखिए, अगर आप भारतीय राजनीति के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपने ये देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के कुछ घटनाक्रम जरूर होते हैं। कुछ लोग इधर से उधर और कुछ लोग उधर से इधर होते हैं। समाजवादी पार्टी के भी कई एमएलसी और विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले दिनों शामिल हुए हैं। अन्य दलों के भी तमाम जो नेता हैं वो हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग जो इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं पिछले दिनों, इन सबने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो हमारी कसौटी पर सही नहीं थे, जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, जो हमारे सिद्धांतों के अनुकूल नहीं थे। ऐसे लोगों को हमने पार्टी में जगह नहीं दी। बाद में इन लोगों को समाजवादी पार्टी में ठिकाना मिला और उन लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। बात रही, जहां तक आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में भी कुछ दल थे जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े। इसके अलावा 2000 जो लोकसभा चुनाव हमारा हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा, और उत्तर प्रदेश में 2017-2019 में कितने बड़े बड़े गठबंधन जातियों के आधार पर बने और सांप्रदायिकता के आधार पर बने। जनता ने इन सबको आईना दिखाने का काम किया। पर आनंद साहब, अब 2017 वाली सिचुएशन नहीं है। नहीं, देखिए, सिचुएशन हमेशा वैसी ही होती है। जनता 2014 से पहले लगातार इस तरह की जातिवादी, सांप्रदायिकतावादी, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, वशीकरण, समीकरण की राजनीति को देखती चली आ रही थी। जनता इन कुचक्रों में फंसकर खुद को ठगा महसूस करती थी। वोट जो है वो गरीब के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, दलितों के नाम पर लिए जाते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई अपने चाचा को, मामा को, फूफा को, नाना को, अपने कुनबे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को सांसद बनाता था, विधायक बनाता था, मंत्री बनाता था, और देखते ही देखते जो लोग साइकिल से चलते थे वो हजारों हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते थे। जनता ने ऐसे लोगों को लंबे समय तक झेला। लेकिन 2014 में जैसे ही जनता को विकल्प मिला कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेता जो जनसेवा की बात करता है, उसको जनता ने चुना और उसने लगातार जनसेवा के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि हम ही हैं जो जनता के सुख दुख में शामिल हो सकते हैं, जो जनता के लिए काम कर सकते हैं। हम ही थे जिन्होंने 70 साल से जिन मां बहन बेटियों को गैस का चूल्हा नहीं मिला था, गैस का चूल्हा देने का काम किया, बैंक में अकाउंट खोलने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, 24 घंटे बिजली देने का काम किया, बीमार पड़ो तो आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम किया ताकि वो इलाज करा सके। आनंद सर, वही आपकी ऑपोजिशन कह रही है, वही ये काम भी किए कि किसानों पोलराइजेशन भी देखने को मिला, किसानों के साथ सलूक भी देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और कोविड के दौर में मैनेजमेंट भी देख लिया। ये तमाम तर बातें भी आपकी ओपोजिशन कर रही है। बिल्कुल, सुन लीजिए, किसानों को पहली बार क्रेडिट कार्ड किस सरकार ने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस सरकार ने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। किसानों को सबसे पहले सम्मान निधि देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम, सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सागर परियोजना और तमाम जितनी परियोजनाएं थी उनको पूरा करने का काम किसने किया? जिन चीनी मिलों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने 21 चीनी मिलों को बेच दिया था, उनको पुनः चालू करने का काम किसने किया? हमने किया। पिपराइच, मुंडेरवा, रबाला में नई चीनी मिलें बनाने का काम किसने किया? हमने किया। 1.5 लाख करोड़ गन्ना भुगतान करने का काम किसने किया? हमने किया। गन्ना किसानों को समय पर उनका भुगतान मिले या सुनिश्चित करने का काम किसने किया? हमने किया। ऋषि मिश्रा साहब, ये तमाम तर काम जो आनंद साहब गिनवा रहे हैं, ये तमाम तर काम अगर यूपी में हुए हैं तो फिर 2014 और 17 वाली ही लहर दिखने को मिलनी चाहिए यूपी में, क्या ऐसा है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे साहब, उनकी जिम्मेवारी है कि पार्टी को डिफरेंट अच्छे ढंग से करें। देखिए, यदि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उसी पार्टी की सरकार केंद्र में है, और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो बतलाती है कि डेवलपमेंट के कई इंडेक्स में
उत्तर प्रदेश आज भी 28 राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश टॉप 3 में है नीचे से। तो इस पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान भी दर्शाते हैं। आपने 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना होगा कि ये लड़ाई विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो है 80 बनाम 20 की है। उन्होंने जो मैसेज और जो नैरेटिव सेट करना चाहा, आप समझ सकती हैं उनके बयान को आप खुद डिकोड कर सकती हैं। सवाल उठता है कि आपने यदि डेवलपमेंट किया है, और आप जितने भी प्रिंट मीडिया के पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो बिहार हो, बेंगलोर हो, महाराष्ट्र हो, उसमें उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट जो हुए हैं उनके कार्यों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार पब्लिश कर रही है। सवाल उठता है कि आप यदि इतने काम किए हैं तो फिर आपको 80 बनाम 20 करने की क्या जरूरत है। देखिए, जब सामाजिक समीकरण टूटते हैं, दरकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सियासतदान है धर्म के चुनावी माहौल को धर्म के मुहाने पे लेके आ जाते हैं। सवाल उठता है कि ये उत्तर प्रदेश की जनता को डिसाइड करना है कि आपको डेवलपमेंट के मुद्दे पे वोटिंग करना है या 80 बनाम 20 के मुद्दे पे डेवलपमेंट चुनाव वोटिंग करना है। सवाल विपक्षी पार्टियों से भी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मेरा सवाल है कि विगत 6 महीनों में आप बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन जब विगत 6 महीने से पहले की सवाल यदि मैं करूं तो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये जो 2 मेन विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं उदासीन थी। तो सवाल उठता है कि आप चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिस पॉलिटिकल पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया, वो आप धर्म के आधार पे 80 बनाम 20 के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये लोकतंत्र उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं न कहीं निराशाजनक विषय है। बिल्कुल। सुधीर दुबे साहब, चुनाव के आते ही क्यों याद आ जाता है अखिलेश यादव को कि अब लोगों तक पहुंचना, उससे पहले क्यों इस तरह के एक्टिव नहीं दिखाई दिए? और दूसरा ये भी, क्या सिर्फ ठुकराए हुए लीडर ही सपा में आ रहे हैं? क्या ऐसा है कि बीजेपी में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और लगा कि सपा में अब पूरी हो जाएंगी तो सपा में चले आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं, ये बहुत बड़े बयानवीर हैं। 2017 की अगर हम बात करें तो ये झूठ बोल के ये सत्ता में आए थे। आपको याद होगा मुनज्जा जी कि जिस समय 2017 के चुनाव चल रहे थे तो इन्होंने दलितों के, पिछड़ों के नेता जो है केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा और उनके चेहरे पे इन्होंने चुनाव लड़ा, और जब ये चुनाव जीत गए तो इन्होंने पिछड़ों के साथ धोखा किया और अजय बिष्ट जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में इन्होंने जो वायदे किए थे, जो किसानों से वायदे किए थे, नौजवानों से वायदे किए थे और जो व्यापारियों से वायदे किए थे, जो इन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों पर चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो, इन्होंने सारे मामले जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। ये केवल और केवल धर्म की, मजहब की और संप्रदाय की राजनीति करते रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी विकास कार्य 2012 से 2017 तक कराए थे, उन विकास कार्यों का या तो ये शिलान्यास का शिलान्यास करते रहे या ये उद्घाटन का उद्घाटन करते रहे और अपनी पीठ थपथपाते रहे। लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और इन्होंने ये सोचा था कि मैं अपने संप्रदाय का, मैं अपने धर्म का, मैं अपनी जाति का, मैं अपने समाज का भारतीय जनता पार्टी में जाके कुछ भला कर पाऊंगा, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों की क्या हैसियत थी सरकार में। पर सुधीर साहब, बीजेपी तो कह रही कि उन्हें अपने बेटे के लिए, अपने फर्जंद के लिए टिकट चाहिए था, तभी ये मामला उठाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को अब कुछ और नहीं है। इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराए, इन्होंने कहीं भी कोई जो है ना काम नहीं कराया। इनके पास कहने को कुछ नहीं, ये बयानवीर हैं, केवल और केवल बयानबाजी करते हैं। रही बात, इन्होंने अभी विकास कार्य गिना रहे थे, जो भाजपा के स्पोक पर्सन बैठे हैं, तो
तो ये भूल गए होंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड कुप्रबंधन में ये सरकार फेल हुई है और किस तरह से गंगा के अंदर हमने तैरती हुई लाशों को देखा है और किस तरह से ऑक्सीजन के बिना हमने मरते हुए लोगों को और उजड़ते हुए परिवारों को देखा है। और जहां तक सवाल है ये प्रधानमंत्री आवास विकास और उस सब योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो इनको ये भी बताना चाहिए देश को कि किस तरह से आपने गलत समय पर जीएसटी जैसा कानून थोपा, किस तरह से आप नोटबंदी जैसा सिस्टम लाए और किस तरह से आपने किसानों के खिलाफ। आनंद दुबे साहब से उनसे पूछेंगे कि अगर डेवलपमेंट के काम हुए तो डेवलपमेंट के कामों पर क्यों बात नहीं होती। आनंद साहब आपसे इस पर जवाब जरूर चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। 8वां है, हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1000 रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएंगे। 9वां है, खेती व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। खेती के अंदर किसानों के जितने भी मसले हैं उन सारे मसलों का हल निकाला जाएगा, जो जो हम कर सकते हैं। कुछ मसले केंद्र सरकार में हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से संघर्ष करेंगे, लेकिन जो मुद्दे राज्य सरकार कर सकती है वो करेगी। और 10वां पॉइंट है व्यापार और इंडस्ट्री। रेड राज बंद करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ईमानदार व्यवस्था लागू करेंगे ताकि हर व्यापारी और हर इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे से, व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तभी लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी रोजगार मिलेगा। ये करेंगे। ये सारी पार्टियां, जैसा मैंने बताया कि अभी तक रल मिल के इनकी सरकार चल रही थी, अब इनको ये डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। ये सारी इकट्ठी हो गई है पंजाब को फिर से हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को फिर से हराने के लिए। लेकिन इस बार सारा पंजाब एक साथ है, हम भी तैयार हैं, पंजाब भी तैयार है। इन सारी पार्टियों के मंसूबों को नाकामयाब करेंगे। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आनंद दुबे साहब, 80 बनाम 20 क्यों? क्या जरूरत है 80 बनाम 20 की? अगर काम इतने किए हैं, हर जगह तशहीर हो रही है, हर जगह जो है यूपी सरकार ने क्या कुछ काम किए, इसके एड्स आ रहे हैं, तो 80 बनाम 20 की जरूरत ही क्या है? देखिए, पहले मैं 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारी चीजें की, उन्होंने जीएसटी का सवाल उठाया, नोटबंदी का सवाल उठाया। उस पर मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं। जीएसटी और नोटबंदी के नाम पर इस देश में चुनाव लड़े गए, उसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ा गया और जनता ने ही जवाब दे दिया कि जीएसटी और नोटबंदी पर उसका क्या फैसला था। दूसरी चीज, इन्होंने कोविड के समय की बात उठाई। जब कोविड के वैक्सीनेशन की बात थी तो उसको बीजेपी का टीका किसने बताया था, यह पूरा देश जानता है। और किस तरह से कोविड को लेकर पूरे प्रदेश को, देश को भ्रमित करने का काम अखिलेश यादव ने किया, इसको भी जनता ने देखा। और किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने घरों में दुबक कर बैठे रहे कोरोना काल में, यह भी जनता ने देखा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं आता हूं 80 बनाम 20 की जो यह बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? 80% वो लोग हैं जो विकास चाहते हैं, जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। 20% वो लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, जो हर चीज का विरोध करते हैं और उनको हर चीज में। आनंद साहब, अब आप इसको 80 बनाम 20 को अलग अल्फाज में कह रहे हैं, आप टैग इसको अलग दे रहे हैं, लेकिन 80 बनाम 20 का मतलब तो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी समझ गए। अरे सुन लीजिए, 15% की बात किसने की? इनके नेता अबू आजमी ने तो मंच से खुलेआम 15% की बात की, कहा कि 15% जो है वो भारी है, 15% को चैलेंज मत करो। ऋषि मिश्रा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषि मिश्रा और सफीकुर रहमान बर्क ने क्या कहा कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जैसे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव जी ने जिन्ना की बात की। सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जिन्ना को कौन लेके आ रहा है? मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ISIS की बात। ऋषि मिश्रा साहब जी, ऋषि मिश्रा साहब, देखिए इस प्रकार के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, लेकिन भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा से गंभीरता का लोग उम्मीद करती है। लेकिन सवाल उठता है कि आप जितने भी चुनाव, यदि विगत एक दशक में जितने भी चुनाव हुए हैं और भाजपा के चुनावी पैटर्न को आप समझेंगे तो शमशान वर्सेस कब्रिस्तान किसके लिए कहा गया था बिहार में? गुजरात में खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मियां अहमद पटेल को मियां अहमद पटेल कह के कहा था। क्या मियां अहमद पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे? एक आपके केंद्रीय मंत्री हरा मतलब पाकिस्तान और हरा कलर मतलब मुसलमान से डिकोड करते हैं। आपके एक मंत्री कहते हैं कि करंट लगाओ यहाँ। दलाली करने वाला किसने कहा था? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं कि इस प्रकार के बयान आपको सहानुभूति और एक इमोशनल कार्ड खेलने की हमारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी करती है। जब एक गृह मंत्री कहते हैं कि वोट डालो यहाँ और करंट लगे शाहीन बाग में, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। पार्टी कांग्रेस और बीजेपी आती जाती रहेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है देश की सामाजिक समरसता और हमारे पॉलिटिकल पार्टी को डेवलपमेंट के मुद्दे पे मैं कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आपको जब 80 और 20 के मुद्दे पे चुनाव लड़ना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे हैं। 80-20 सांप्रदायिकता की बात नहीं है। सुधीर दुबे साहब ये बताएं कि 2017 में जिस तरह की जीत बीजेपी को मिली, इस बार सपा के पास ऐसा क्या है कि सपा को लगता है कि 2017 वाला चुनाव, 2017 वाली बीजेपी की जीत दोहराई नहीं जाएगी और अगेन जो है सपा के पाले में होगी? ये देखिए, ये वीडियो किसका है? सुधीर दुबे साहब। देखिए मुनज्जा जी, सबसे देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं जी कि इनका नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मुख्यमंत्री जी का हताशा और निराशा भरा जो बयान आया, इन्होंने 80 बनाम 20% चुनाव कर दिया। तो इनका ये नारा अपने आप में बिल्कुल फेल हो जाता है कि 20% लोग तो इनसे वैसे ही नाराज है के लिए भी काम करेंगे जो हमारा विरोध करते हैं। और जो आप पिछले चुनाव की बात करें तो 39% मतदान इनके पक्ष में हुआ था ऊर्जा से भरे हुए और 61% मतदान इनके खिलाफ में हुआ था। संतुलन नहीं बनने देना चाहते हैं, जो समाज में अच्छी चीजों का विरोध करते हैं। सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए। मुन्नजा जी देखिए, डिबेट इस तरह से नहीं हो पाएगी। जब ये बोल रहे थे सुधीर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, लेकिन आप मुझे आनंद जी आपको भी बात करने का मौका दिया, सुधीर साहब को भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। कहे सुधीर साहब। देखिए, आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश का जो आगामी चुनाव है इसमें हमें कैसे भरोसा है कि हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मजबूत संगठन है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास लीडरशिप है वो विश्व में सबसे ईमानदार और सबसे दूरदर्शी सोच वाली लीडरशिप है। तीसरी बात, हमने जो 2012 से 2017 के बीच में जो माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें हमने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का जो मॉडल खड़ा किया था, हमने सभी वर्गों को, सभी समाज को जोड़ने का काम किया था। पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के हम एक चरम पर ले गए थे। हम उन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो काले कारनामे हैं, जो इनकी नीतियां हैं, जो जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है, जो छलावा किया है, उन छलावों को लेकर के हम जनता के बीच में इनके काले कारनामों को उजागर लेकिन करेंगे। सुधीर साहब आप भी तो देर कर देते हैं लोगों तक आने में, आप भी तो लास्ट मिनट तक वेट करते हैं। पार्टियों के लीडर देखिए तमाम अन्य पार्टियों के लीडर जिस तरह से अपनी पार्टी छोड़ के, खास करके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, इस बात से बिल्कुल साफ तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा साहब ये बताएं कि हमने देखा कि बीजेपी से जो ज्यादातर लीडरान पार्टी छोड़ रहे हैं ओबीसी लीडर्स है ये, और साथ ही इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर देखा जाए सपा को हो रहा है। अगर दीगर पार्टियों से भी लीडरान पार्टी छोड़ रहे हैं तो सपा का दामन थाम रहे हैं, तो सपा को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि 2017 में जिस प्रकार से अमित शाह ने पिछड़ी जाति को, गैर यादव ओबीसी को बीजेपी से जोड़ा था, गैर जाटव दलितों को बीजेपी से जोड़ा था, इस बार मुझे लग रहा है कि गैर यादव ओबीसी
का जो समीकरण बीजेपी का था 2017 का, वो दरक रहा है। और गैर यादव ओबीसी जो हैं बीजेपी से छिटक के समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है ओम प्रकाश राजभर, इसका एग्जाम्पल है स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 3-4 विधायक कल जो इस्तीफा दिए हैं वो सब ओबीसी वर्ग से आते हैं। बिल्कुल ओबीसी ही वर्ग से आते हैं। आनंद दुबे साहब, क्विक आपका रिएक्शन इस पर चाहेंगे कि क्यों ऐसा है कि ओबीसी लीडर नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से? बिल्कुल नहीं, ओबीसी समाज के हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरा ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और तो ये सब वाकई क्या योगी आदित्यनाथ के साथ है, ये आने वाले चुनाव में साफ हो ही जाएगा। सुधीर दुबे साहब, आनंद दुबे साहब, ऋषि मिश्रा साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सभी हलीफ जमातों के साथ आज मीटिंग। टिकटों की तकसीम पर बातचीत होगी। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, समाजवादी पार्टी की सभी हलीफ जमातों के साथ आज मीटिंग होनी है। टिकटों की तकसीम समेत अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। यूपी के चुनाव नजदीक, इस बीच आपको बता दें समाजवादी पार्टी की आज मीटिंग होनी है। सभी हलीफ जमातों के साथ मीटिंग होगी और टिकटों की तकसीम समेत अहम मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत होनी है।